स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के आज के एजेंडे में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी शामिल। रेल मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर भी होनी है चर्चा। लोकसभा की कार्यसूची में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर आगे की चर्चा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधिया संशोधन विधेयक 2020 होगा पेश। कार्यसूची में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी शामिल। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर सरकार ने होली के बाद 11 मार्च को संसद में चर्चा का दिया सुझाव। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजधानी में शांति और सामान्य स्थिति बनाना पहली प्राथमिकता। राज्यसभा में चर्चा के समय को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू लेंगे फैसला। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तैयारियों की समीक्षा। संशोधित यात्रा परामर्श जारी। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान का वीजा निलंबित। सरकार ने 26 औषधि सामग्री और दवाओं के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना वायरस के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रिजर्व बैंक तैयार, कहा आर्थिक गतिविधियों पर नजर। कोरोना से निपटने में मदद के लिए विश्व बैंक ने $12 अरब के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने 2008 के बाद ब्याज दर में की सबसे बड़ी कटौती। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में 3 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 शामिल है। इसके अलावा रेल मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर आगे की चर्चा भी शामिल है। सदन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधिया संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में है। इसके अलावा 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। सीधा रुख करेंगे, संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारी सहयोगी कृति मिश्रा। कृति, हमने देखा दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में कल लगातार दूसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आसार संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम राज्यसभा की बात करें तो पहले ही सभापति ये संदेश दे चुके हैं कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो सभी दलों से बात कर एक जो तारीख है उसको सुनिश्चित करेंगे कब इस पर चर्चा हो सकती है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखिए सरकार ने साफ कर दिया है कि होली के बाद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्थिति है उसको सामान्य किया जाए। तो उम्मीद है कि इस पर सभी दलों में आपसी कोई सहमति बन सकती है और उसके बाद जो सदन में कामकाज है वो आगे बढ़ सकता है। अगर आज की बात करें, एजेंडे की बात करें तो देखिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ जो पहले एचआरडी मिनिस्टर पेश कर चुके हैं राज्यसभा में, उस पर आगे की चर्चा हो सकती है और उसको पारित किया जा सकता है। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी बिल है, उन दोनों को एक साथ डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद उसको पारित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो जो एमएसएमई है मंत्रालय और इसके अलावा जो रेलवे मंत्रालय है उनके कामकाज पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण बिल हैं, जैसे कि विवाद से विश्वास जो बजट में बोला था वित्त मंत्री ने, उस पर भी आज आगे की चर्चा हो सकती है। प्रीति, बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और एजेंडे की बात करें तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। सदन में 2 मार्च को गतिरोध के बीच ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी है। गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। विधेयक में संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संस्कृत संवर्धन से जुड़े क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और नियमन के लिए
और उससे संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा की बात करें तो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर आगे की चर्चा होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मार्च को लोकसभा में विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था। हालांकि गतिरोध के चलते विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं, 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना होगा। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। इसके अलावा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सदन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। वहीं दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में कल लगातार दूसरे दिन भी गतिरोध रहा। उच्च सदन में विपक्ष ने बुधवार सुबह 11 बजे से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सभापति ने पहले ही साफ कर दिया है कि दिल्ली हिंसा पर सदन में चर्चा का समय सरकार और विपक्ष को बातचीत करके तय करना है। उन्होंने कहा कि सदन से जुड़े ऐसे मामलों में सदस्यों और नेता विपक्ष के सुझाव की अहम भूमिका होती है। चेयरमैन साहब ने इस बारे में अपनी बात कही है कि कब बहस हुई, इस पर आप सबको तय करना है। उसमें महत्वपूर्ण सुझाव माननीय एलओपी का होगा। इस पर बहस नहीं होगी, लेकिन इससे रास्ता निकले, इसमें माननीय एलओपी की बड़ी भूमिका है, सारे सदन के लोगों की भूमिका है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात पूरी करें। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। हम सब चाहते हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं, कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुख की बात हुई। मैं देख रहा था कल उमर, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी धर्म के हों, वो हिंदुस्तानी थे, इंसान थे, हमारे भाई थे। लेकिन हमारे जो भाई बच्चे, चाहे उस तरफ के हों, इस तरफ के हों, किसी धर्म के हों, हमारे बच्चे चले गए। तो ये एक बहुत ऐसा विषय है जिसके हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना देश में न हो। ये इस जो रोकने के लिए अगर ये सरकार ये कहेंगी कि हमारे चर्चा करने से और हालात ठीक होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा नेता हो जो तेल डाल के जाएगा। यहाँ जो भी होगा लीडर, वो जिम्मेदार आदमी है, वो पानी और मिट्टी डाल के ही जाएगा और हालात लोगों से अपील करने की कोशिश करेगा कि हालात दोबारा से इस तरह से न हो। अफवाहों पर यकीन न करें और सभी समुदायों को, सभी धर्मों को प्यार मोहब्बत से इकट्ठे से हज़ारों सालों से रहते आए हैं और हज़ारों साल हमें जब तक ये दुनिया है इकट्ठे रहना है। तो इस तरह का वातावरण हमें बनाना है। यहाँ की जो भी घटना में मारे गए बहुत बुरा हुआ और उनके प्रति, उनकी आत्मा के प्रति हमको वो भी करना चाहे। तो हमको पार्लियामेंटेरियंस को उस तरफ के या इस तरफ के अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा मामले में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी सभापति कार्यक्रम तय करें, चर्चा का समय तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, हम इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार और विपक्ष को मिलकर इस समय चर्चा का समय तय करना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब से बात करके इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए दोनों पक्ष से आम सहमति है और इसका सचमुच बहुत दुखद घटना है। इसका
इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बार बार कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने बुधवार सुबह 11 बजे से इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप आरंभ करें, 11 बजे से चर्चा हो, देश सुने और सब कुछ ठीक हो, यही हम चाहते हैं। वहीं दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से कल कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सबकी सहमति से सदन चलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सदन के अंदर कोई भी सदस्य अगर इधर से उधर क्रॉस करके किसी की सीट पर जाता है तो उसे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड लेकर नहीं आना है। आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर एक, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। विपक्षी दलों की तरफ से दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा कराने की मांग के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता हालात सामान्य होने और शांति बहाली की है। सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, यस्टरडे आल्सो वी हैड सेड, हमने ये बताए थे कि अगर वो रेस करना है तो रेस करने के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं था। मैं इतना ही कहता हूं, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर भी जब आप तय करते हैं ना, तब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली हिंसा मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने होली के बाद 11 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुझाव दिया है। विपक्ष को सदन चलाने में सरकार से सहयोग करना चाहिए। सरकार किसी भी विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली में जो दंगे हुए, लोगों को परेशानियां हुई, उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं खुलकर। सब लोग अपनी बात कहें और सरकार ने 11 मार्च का डेट स्वयं सुझाव दिया है। क्यों हमने कहा है? कारण बहुत साफ है। दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद शांति हो रही है, देश सामान्य हो रहा है, दिल्ली सामान्य हो रही है, तो हम चर्चा का पूरा सम्मान करते हैं, संसद का भी पूरा सम्मान है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर जिन राज्यों को आशंकाएं हैं, केंद्र सरकार उन सभी के साथ चर्चा कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बारे में जानकारी दी। उत्तर में उन्होंने कहा कि एनपीआर डेटा जुटाने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय आंकड़े और अन्य विवरण जुटाए जाने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान कई दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाने हैं। लोकसभा सांसद पीसी गदिगौदर ने आगामी जनगणना और एनपीआर पर चर्चा के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार की बैठक को लेकर सवाल पूछा था। प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की शिकायत के लिए लोकपाल के गठन के 11 महीने बाद सरकार ने शिकायत दर्ज कराने वाला प्रारूप जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक भ्रष्टाचार की सभी शिकायतें अनिवार्य रूप से हलफनामे के साथ गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर देनी होंगी। इसके साथ प्रारूप के अनुसार अन्य जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि झूठी या फंसाने वाली शिकायत देना दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके लिए 1 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। शिकायत आमतौर पर अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। अगर ई शिकायत दी गई है तो उसे हार्ड कॉपी शिकायत के 15 दिन के अंदर लोकपाल के पास जमा करानी होगी। अगर कायदे से शिकायत नहीं दी गई तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त शिकायत को लोकपाल नहीं मानेगा। इसके अलावा हिंदी, गुजराती, मराठी, मैथिली, असमिया सहित 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में लोकपाल शिकायत पर स्वीकार करेगा। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगदी ने कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में
ओबुलावरिपल्ली कृष्णापारा रेल मार्ग पर कृष्णापट्टनम और रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच यात्री सुविधाओं के निर्माण और यात्री सेवाओं संबंधित जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने रेल राज्य मंत्री से इन मांगों पर यात्री सेवाओं की प्रगति और यात्री सुविधाओं के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की है। कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैठक की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भरोसा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का उन्होंने समीक्षा की है। कई मंत्रालय और राज्य इस मसले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे जिससे सावधानी बरती जाए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद खास सावधानी बरती जा रही है। नोएडा में 2 निजी स्कूलों ने कल से अगले कुछ दिन के लिए कक्षाएं बंद कर दी हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्ति के परिजन समेत अन्य कई लोगों को अलग रखा गया है। ताजा मामला जयपुर का है, जहां इटली के एक शख्स को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। जयपुर से इटली के जिस पर्यटक का नमूना पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजा गया था, वो पॉजिटिव आया है। इटली के नागरिक को अलग रखा गया है। इसके साथ ही देश में अब तक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के 6 मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें से 3 मरीज केरल के थे, जिनका इलाज हो चुका है और वो स्वस्थ हो गए हैं। वहीं दिल्ली के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आगरा के 6 लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण पाने के बाद इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इनके नमूनों को NIV पुणे में पुष्टि के लिए भेजा गया है। दिल्ली के एक होटल के 24 लोगों को ITBP कैंप में भेजा गया है, जिसमें 21 इटली के नागरिक हैं। इनका टेस्ट करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज आने की संभावना है। वहीं सरकार ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए जारी किए गए सभी नियमित और ई-वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। सरकार ने देश के नागरिकों से कहा है कि वो जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की यात्रा से बचें। दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली से आने वाले या पिछले महीने की 10 तारीख के बाद इन देशों की यात्रा करने वालों को भारत पहुंचने पर 14 दिन तक अलग रखा जा रहा है। भारत कोरोना वायरस के खतरे के कारण साइप्रस में होने वाले आगामी निशानेबाजी वर्ल्ड कप से हट गया है। भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम को तजाकिस्तान ना भेजने का फैसला किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नौसेना ने एहतियात के तौर पर बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास मिलन 2020 को टाल दिया है। इस बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एहतियाती और चिकित्सा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की है। इस दौरान यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी समीक्षा की गई। राज्य सरकारों से हवाई अड्डे पर यात्रियों की कारगर जांच को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। राज्यों से संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए लगातार बैठकें करने के लिए भी कहा गया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी रेडियो और टीवी चैनलों से कहा है कि वो चीन में कोरोना वायरस और इसके कुछ अन्य देशों में प्रसार को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यात्रा परामर्श जो जारी किया गया है उसका पर्याप्त प्रचार करें। वहीं सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासीटामोल, विटामिन B1 और विटामिन B12 सहित कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद अब कुछ सक्रिय औषधि सामग्री और फॉर्मुलेशंस के निर्यात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। अब तक इन दवा सामग्रियों के निर्यात पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से पैदा होने वाले वित्तीय और बाजार जोखिम से देश की बैंकिंग व्यवस्था को बचाने के लिए वो तैयार हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वैश्विक और घरेलू गतिविधियों पर रिजर्व बैंक की नजर बनी हुई है और रिजर्व बैंक वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाने को तैयार है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अब विश्व बैंक भी सामने आ गया है।
इसने जरूरतमंद देशों के लिए $12 अरब के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि इसका लक्ष्य तेज और प्रभावी एक्शन उपलब्ध कराना है ताकि देशों की जरूरतें पूरी हो सकें। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हैरान करने वाला कदम उठाते हुए मंगलवार को बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.5% की बड़ी कटौती की घोषणा की। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस फैलने के बीच अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए फेडरल रिजर्व ने कदम उठाया है। ये पहली बार है जब केंद्रीय बैंक ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद नीतिगत समीक्षा बैठकों के बीच ब्याज दरों में कटौती की है। साथ ही उस समय के बाद से दरों में सबसे बड़ी कटौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके युवा वैज्ञानिकों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ऐसी रुचि दिखाने वाले युवा एक उत्साहजनक संकेत हैं। और आइए अब बात करते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के मुताबिक दुनिया के लगभग आधे रेतीले समुद्र तट का दायरा इस सदी के अंत तक काफी सिकुड़ जाएगा। वैश्विक तापमान का स्तर बढ़ने और मानवीय गतिविधियों के चलते समुद्र तटों में कटाव और जलस्तर बढ़ने से डूब जाएंगे। रेत के कटाव से समुद्री और वन्य जीव खतरे में पड़ जाएंगे और तटीय बस्तियों में भारी जल जमाव हो सकता है। अनुमान के मुताबिक साल 2100 तक वैश्विक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इजराइल में एक साल के भीतर तीसरी बार हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत के करीब है। गठबंधन को हालांकि बहुमत से 1-2 सीटें कम मिलने का अनुमान है। बावजूद इसके नेतन्याहू नई सरकार के गठन में जुट गए हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन काफी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुपर ट्यूसडे प्राइमरी की पूर्व संध्या पर उन्हें अपने पूर्व प्रतिद्वंदियों की ओर से 3 अहम समर्थन हासिल हो गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानी सेना के अड्डों पर दर्जनों हमले करके 3 दिन पुराने युद्ध विराम संधि को ही खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। पिछले 24 घंटों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 16 पर 33 हमले किए। इन हमलों में 6 नागरिक मारे गए और 14 घायल हुए हैं। दक्षिणी कंधार में हुए हमलों में 2 सैनिक मारे गए, जबकि काबुल के पास हुए हमले में सुरक्षा बलों के 5 जवान मारे गए। बात खास शख्सियत की। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष PS संगमा की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1977 में पहली बार मेघालय की तुरा लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। संगमा 6ठी लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के दौरान 9 बार निर्वाचित हुए। वो मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे। 1996 से 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। उन्होंने मैला आंचल, परती, परिकथा, कितने चौराहे और जुलूस जैसी कई मशहूर रचनाएं की। उन्होंने 1942 में आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हुआ था। बात मौसम की। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ आज से 7 मार्च तक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। 5 से 7 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। वहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले भी पड़ सकते हैं। हिमालयन रीजियन बोलेगा तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो सब उनके साथ साथ इवन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड इवन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड योर यूपी
all these areas, and even central parts में भी even thunderstorm activity along with hailstorm होने का भी संभावना है. Even isolated type of heavy rain or snowfall, especially Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, ये सब एरिया में even isolated heavy intense activity का भी संभावना है. और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही. जाते जाते एक नजर डालिए देश भर के मौसम के हाल पर, और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज. नमस्कार.